नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना चुनाव को लेकर दूसरी रैली को संबोधित किया। ये रैली तेलंगाना के पेदापल्ली में हुई, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना में चल रही केसीआर सरकार पर निशाना साधते हुए वहां की कानून व्यवस्था और तमाम अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी तीखा निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से इस समय कांग्रेस और अन्य दल दलित और पिछड़ों को लेकर चिंता जता रहे हैं, ये मात्र सिर्फ एक ढोंग है सत्ता में आने का। कांग्रेस और अन्य दलों ने शुरुआत से ही दलित और पिछड़ों के हकों की नाफरमानी की है और उनके हकों के हितैषी नहीं रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में नहीं है तो सत्ता में आने के लिए दलित पिछड़ों का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर भी तीखा निशाना बोला कि भाजपा लगातार इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रही है। इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में
केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में SC ST के साथ साथ OBC वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो इस समय चुनाव के दौरान SC ST व OBC वर्गों का वोट लेने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो उनको अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए, और कांग्रेस के नेताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज ये लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी, अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक पावर में रही, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC ST की तरह तो अपने लिए भी आरक्षण की मांग की कि केंद्र की सरकार को रिजर्वेशन उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज SC ST OBC को के मामले में, खासकर OBC के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी, तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफ़ी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी, और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, तो हमारे कई MP जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, श्री BP सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री BP सिंह ये चाहते थे कि BSP भी सरकार में शामिल हो, और BP सिंह जी ने ये कहा मान्यवर श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री BP सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा
कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए। हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है। और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से ये लंबे अरसे से मांग करते रहे कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी 2 मांगे स्वीकार कर लो, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। श्री बीपी सिंह की सरकार ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें यानी कि ओबीसी वर्गों के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ की वर्तमान जो रीजनल पार्टी की सरकार है, मुझे मालूम हुआ कि वो इतनी दलितों के खिलाफ हैं कि दलित लोग अपने पैरों पर खड़े ना हों, वो सत्ता में ना आए, अपनी सरकार ना बना सके, तो हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं तो उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करा दी, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तो इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता जो है वो साफ झलकती है। तो इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं।
इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनके गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी नीतियों, उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन या पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे आपका अपना प्रदेश भी प्रभावित, जिससे आपका ये प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने तेलंगाना प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस यहाँ की रीजनल पार्टी को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। क्योंकि जब ये तेलंगाना अलग से स्टेट नहीं था, आंध्रा का हिस्सा होता था, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रही। तेलंगाना स्टेट बना तो यहाँ की रीजनल पार्टी सत्ता में आसीन रही। और जब ये अलग से स्टेट बन रहा था तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और आपके यहाँ तेलंगाना क्षेत्र में भी तो इसका विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। और जब ये विधेयक आया पार्लियामेंट में तो हमने उसके समर्थन में वोट दिया था। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में हर स्तर पर यह खुशहाल बना सकती है। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में तो 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई है। 4 बार वहाँ अपने नेतृत्व में सरकार बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन वीकर सेक्शन के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए हमने वहाँ उन्हें फ्री सरकारी ज़मीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहाँ हमने छात्रों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों आदि के हितों में अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, कार्य किए हैं।
जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है, जिसकी नकल अब देश के बाकी राज्यों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसका फ़ायदा इन लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट व हर मामले में कुशल नेतृत्व श्री आर.एस. परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आईपीएस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर व वीआरएस लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री आर.एस. परवीन कुमार व पार्टी के अन्य सभी उम्मीदवारों को भी जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं उन सभी को भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए भी जरूर जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव
पूरा पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच बीच में ज़रूर भेजती रहूँगी। मैं खुद भी इन दोनों राज्यों का दौरा करूँगी ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री RS प्रवीण कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में यहाँ पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को BSP का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ।